नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम आपके लिए 11th क्लास का 11वां अध्याय आधुनिकीकरण के रास्ते लेकर आए हैं। ये हमारी इतिहास की पुस्तक का अध्याय है। चलिए इसको शुरू करते हैं कि कौन कौन से रास्ते थे जो आधुनिकीकरण के लिए अपनाए गए, जिनके कारण आधुनिकीकरण हुआ। ये सब चीज़ें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। लंबी परंपरा के वारिस छिंग वंशज की सत्ता अछूत जान पड़ती थी, जबकि नन्हा सा द्वीप देश जापान अलग थलग पड़ा हुआ था। इसके बावजूद कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। छिंग राजवंश के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण जाता रहा। वह कारगर सुधार करने में असफल रहा और देश गृहयुद्ध की लपटों में आ गया। दूसरी ओर जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में और यहाँ तक कि ताइवान तथा कोरिया को अपने में मिलाते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। उसने अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों की स्रोत भूमि को 1884 में हराया और 1905 में रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में कामयाब रहा। चीनियों की प्रतिक्रिया धीमी रही और उनके सामने कई कठिनाइयां आई। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपरा को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया, दोबारा से अपनी परंपराओं को परिभाषित करने का प्रयास किया और साथ ही अपनी राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण करने, अपने देश की शक्ति को दोबारा से बनाने और पश्चिमी व जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि असमानताओं को हटाने और अपने देश के पुनर्निर्माण के दोहरे मकसद को वे क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। 1949 में चीनी साम्राज्यवादी पार्टी ने गृहयुद्ध में जीत हासिल की, लेकिन 1970 के दशक के आखिर तक चीनी नेताओं को लगने लगा कि देश की विचारधारात्मक व्यवस्था उसकी आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा डाल रही है। इसी वजह से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। यद्यपि इससे पूंजीवाद और मुक्त बाजार की वापसी हुई, तथापि साम्यवादी दल का राजनीतिक नियंत्रण अब भी बरकरार है। देखिए, वैसे तो वहाँ पर चीन में साम्यवाद था, साम्यवाद है भी, बल्कि साम्यवादी जो पार्टी है उसका अब भी दबदबा है। वही एक पार्टी है वहाँ पर जिसकी सरकार हमेशा बनती है। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार किया और इसमें पूंजीवाद की भी जो विशेषताएं थी वो शामिल हुई। मतलब पूंजीवाद भी किसी न किसी तरीके से शामिल हो गया। जापान उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया, लेकिन साम्राज्य की लालसा ने उसे युद्ध में झोंक दिया। 1945 में अमेरिकी सैन्य शक्ति के सामने उसे हार माननी पड़ी। अमेरिकी आधिपत्य के साथ अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई और 1970 के दशक तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। जापान का आधुनिकीकरण का सफर पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है, पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था जापान के आधुनिकीकरण का सफर। और यह सफर उसने ऐसी दुनिया में तय किया जहां पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। दूसरे देशों में जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आज़ाद करने की मांग के आधार पर उचित ठहराया। जापान में जिस तेजी से विकास हुआ वह जापानी संस्थाओं और समाज में परंपरा की सुदृढ़ता, उनकी सीखने की शक्ति और राष्ट्रवाद की ताकत को दर्शाता है। चीन और जापान के इतिहास की लंबी परंपरा रही है, क्योंकि इन देशों में यह माना जाता है कि इतिहास शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करता है। ऐसा समझा जाता है कि अतीत में मानक पेश करता है जिनके आधार पर शासकों का आकलन किया जाता है। इतिहास के कुछ विषय हैं, आकलन किया जा सकता है। इसलिए शासकों ने अभिलेखों की देखरेख और राजवंशों के इतिहास लिखने के लिए सरकारी विभागों
सरकारी विभागों की स्थापना की। सीमा छियन 145 से 90 ईसा पूर्व को प्राचीन भारत का महानतम इतिहासकार माना जाता है। जापान में भी चीनी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते इतिहास को ही महत्व दिया जाने लगा। मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में से एक था। मेजी जो था ये क्या था, ये अधिनियम था जो सबसे शुरुआत में बनाए थे, उनमें से एक अधिनियम था ये। 1869 में एक ब्यूरो की स्थापना की गई जिसका काम था अभिलेखों को इकट्ठा करना। इसका एक अन्य उद्देश्य मेजी पुनर्स्थापना के बारे में मेजी विजेताओं के नज़रिए से लेखन करना था। लिखित शब्द का बहुत सम्मान था और साहित्यिक कौशल को बहुमूल्य समझा जाता था। इसका नतीजा यह रहा कि भांति भांति के लिखित स्रोत उपलब्ध हैं। सरकारी इतिहास, विद्वतापूर्ण लेखन, लोकप्रिय साहित्य और धार्मिक पर्चे, मुद्रांकन और प्रकाशन पूर्व आधुनिक काल में महत्वपूर्ण उद्योग थे। क्या क्या थे? सरकारी इतिहास, विद्वतापूर्ण लेखन, लोकप्रिय साहित्य, धार्मिक पर्चे, मुद्रांकन, प्रकाशन और पूर्व आधुनिक काल, ये क्या थे? पूर्व आधुनिक काल में महत्वपूर्ण उद्योग थे। यह संभव है कि 18वीं शताब्दी में चीन और जापान की किसी किताब के वितरण का पता लगाया जा सके। आधुनिक विद्वानों ने इस सामग्री का इस्तेमाल नए और विभिन्न तरीकों से किया है। आधुनिक विद्वानों ने चीनी बौद्धिकों जैसे लिमांग छिचाओ या जापान में आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शकों में से एक कुमे कुनिताके जैसे बौद्धिकों के काम को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा इन्होंने पहले के यूरोपीय मुसाफिरों के लेखन जैसे इटली के मार्को पोलो, ये कौन थे? ये मुसाफिर थे। ये इटली के मार्को पोलो थे जो चीन में 1274 से 1290 तक रहे। चीन में जेसूट पादरी मैटियो रिक्की और जापान में लुई फराय जैसे बुद्धिजीवियों के काम को भी आगे बढ़ाया है। इन सभी देशों के बारे में समृद्ध जानकारियां दी हैं। आधुनिक विश्व को 19वीं सदी के ईसाई मिशनकारियों के लेखन से भी फायदे हुए हैं, जिनके काम से इन देशों के बारे में समझ बनाने के लिए बहुमूल्य सामग्री हमको मिलती है। अंग्रेजी में चीनी जापानी इतिहास पर परिष्कृत पांडित्यपूर्ण काम का विशाल भंडार उपलब्ध है। चीनी सभ्यता में विज्ञान और साहित्य पर जोसेफ नीडहम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य और जापानी इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज सैनसम के कार्य से इसकी शुरुआत हुई। हाल के वर्षों में चीनी और जापानी विद्वानों की लिखी चीज़ें अंग्रेजी में अनुदित हुई। उनमें से कुछ विद्वान तो विदेशों में ही पढ़ते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं। 1880 से कई चीनी विद्वान जापान में ही काम करते और जापान में लिखते आए हैं। मतलब यह है कि हमारे पास विश्व के कई हिस्सों से आने वाला विद्वतापूर्ण लेखन उपलब्ध है, जो हमें इन देशों का अधिक विस्तृत और गहन परिचय देता है। अब है नाइतो कोनन। ये नाइतो कोनन कौन है? ये चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी व्यक्ति थे। चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी व्यक्ति थे जिनके लेखन में अन्य जापानी लेखकों को प्रभावित किया। जापान में चीन का अध्ययन करने की लंबी परंपरा रही है। नाइतो ने अपने काम में पश्चिमी इतिहास लेखन की नई तकनीकों तथा अपने पत्रकारिता के अनुभवों का इस्तेमाल किया। उन्होंने 1907 में क्योटो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद की। शिनारान चीन पर 1914 में उन्होंने तर्क दिया कि गणतांत्रिक सरकार के जरिए चीनी शुंग राजवंश के काल से चले आ रहे अभिजात वर्ग के नियंत्रण और केंद्रीय सत्ता को खत्म कर सकते हैं। देखिए, ये गणतांत्रिक सरकार क्या होते हैं? गण का मतलब होता है लोग, ऐसी सरकार जिसको लोग चुनते हैं। ठीक है, भारत भी एक गणतंत्र है। भारत गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 में। उससे पहले हम गुलाम थे। तो ये याद रखना है, गणतंत्र क्या होता है। उनका मानना यह था
कि स्थानीय समाज को पुनर्जीवित करने का यही रास्ता है और सुधार यहीं से शुरू होने चाहिए थे। उन्हें चीनी इतिहास में ऐसी क्षमताएं नजर आई जो चीन को आधुनिक और लोकतांत्रिक बना सकती थी। उनके मुताबिक चीन में एक अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन वे चीनी राष्ट्रवाद की शक्ति का सही आकलन नहीं कर पाए। अब इस अध्याय का परिचय है। चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफ़ी अंतर है। चीन विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र हैं। मुख्य रूप से 3 प्रमुख नदियां हैं चीन में। पीली नदी, ये इसको हुआन हे भी कहते हैं, यांगत्सी नदी, छांगजियांग, और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है और पर्ल नदी। ये 3 नदी हैं चीन में प्रमुख, और भी है लेकिन प्रमुख यही चीन है। पीली, हुआंग, यांगत्सी और पर्ल। देश का बहुत बड़ा पहाड़ी हिस्सा है। देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पहाड़ी है। ये देखिए, ये आ गया हमारा मैप चीन। हान सबसे प्रमुख जातीय समूह है। चीन में हान जो है सबसे प्रमुख जातीय समूह है और प्रमुख भाषा है इनकी चीनी। पुतोंग हुआ, लेकिन चीनी या पुतोंग हुआ है इनकी भाषा, लेकिन कई और राष्ट्रीयताएं हैं जैसे कि उइघुर, हुई, मांचू और तिब्बती। कैटनीज कैटन, गुआंगजाओ की बोली उए और संघाई की बोली वू जैसी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती हैं। चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है और इसमें कम से कम 4 प्रमुख तरह के खाने देखे जा सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध पाक प्रणाली दक्षिणी व कैंटोनी है, जो कैंटन व उसके आंतरिक क्षेत्रों की है। इसकी प्रसिद्धि इस बात से है कि विदेशों में रहने वाले ज़्यादातर चीनी कैंटन प्रांत से आते हैं। जाना माना डिमसम, शाब्दिक अर्थ होता है डिमसम का दिल को छूना। जाना माना डिमसम यही का खाना है, जो गुथे हुए आटे की सब्जी आदि भरकर उबालकर बनाए गए व्यंजन जैसा होता है। उत्तर में गेहूं मुख्य आहार है, जबकि शैनचुआ में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाई गई मिर्च के चलते खासा झालदार और तीखा खाना मिलता है। पूर्वी चीन में चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। इसके विपरीत जापान एक द्वीप श्रृंखला है। अभी चीन के बारे में पढ़ा था, अब जापान पे आ गए हैं। जापान एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 बड़े द्वीप हैं, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइदो। ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला सबसे दक्षिण में है, लगभग बहामास वाले ही अक्षांश पर। मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है। जापान में जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र है। इन भौगोलिक परिस्थितियों में वहाँ की वास्तुकला को प्रभावित किया है। अधिकतर जनसंख्या जापानी है, लेकिन कुछ आइनू अल्पसंख्यक और कुछ कोरिया के लोग हैं जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान में लाया गया था जब कोरिया जापान का उपनिवेश था। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का प्रमुख स्रोत। कच्ची मछली साशिमी या सुशी। कच्ची मछली का नाम क्या है? साशिमी या सुशी। जब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई, क्योंकि अब जो है दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई ये 2 मछलियाँ, साशिमी और सुशी, क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है। जापान की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं। जापान पर क्योटो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी आते आते असली सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। 1603 से 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे। देश
250 भागों में विभाजित था, जिनका शासन दोम्यो चलाते थे। शोगुन देम्यो पर नियंत्रण रखते थे। शोगुन देम्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एदो, आधुनिक टोक्यो में रहने का आदेश देते थे, ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा ना रहे। शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। सामुराई योद्धा वर्ग, सामुराई कौन है? योद्धा वर्ग है, शासन करने वाले कुलीन थे और वे शोगुन तथा दैम्यो की सेवा में थे। 16वीं सदी के अंतिम भाग में 3 परिवर्तनों के आगे के विकास की तैयारी की। पहला, किसान से हथियार ले लिए गए और अब केवल सामुराई तलवार रख सकते थे। इससे शांति और व्यवस्था बनी रही, जबकि पिछली शताब्दी में इस वजह से अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। दूसरा, दैम्यो को अपने क्षेत्रों की राजधानी में रहने के आदेश दिए और उन्हें काफी हद तक स्वायत्तता प्रदान की गई। तीसरा, मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण भी किया गया तथा उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। इन सब का मिलाजुला मकसद राजस्व के लिए स्थायी आधार बनाना था। दैम्यो की राजधानी बड़ी हुई, जिसके चलते 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। इसके अलावा ओसाका और क्योतो अन्य बड़े शहरों के रूप में उभरे। कम से कम 6 ऐसे गढ़ वाले शहर उभरे जहां जनसंख्या 50,000 से अधिक थी। इनकी तुलना में उस समय के ज़्यादातर यूरोपीय देशों में केवल एक बड़ा शहर था। इससे वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और वित्त और ऋण की प्रणालियां स्थापित हुई। व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाते थे। शहरों में जीवंत संस्कृति खिलने लगी, जहां तेजी से बढ़ते व्यापारी वर्ग ने नाटक और कलाओं को प्रोत्साहन दिया। चूंकि लोगों को पढ़ने का शौक था, होनहार लेखकों के लिए यह संभव हो सका कि वे केवल लेखन से अपनी जीविका चला लें। एदो में लोग नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पर ले सकते थे। मतलब एक नूडल की कटोरी हम उनको दे दें और किताब हम किराए पर ले लें। इससे यह पता चलता है कि छपाई किस स्तर पर होती थी। छपाई कम थी, इसका मतलब है ना। और पढ़ना कितना लोकप्रिय था, पढ़ना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था। चलिए ये देख लेते हैं कुछ हम। छपाई लकड़ी के ब्लॉकों से की जाती थी। जापानी लोग यूरोपीय छपाई को पसंद नहीं करते थे, वो अपनी लकड़ी वाली छपाई को ही पसंद करते थे। जैसे वो आती है ना, मेहंदी के डिज़ाइन बनते हैं, मेहंदी वाले जो वो एक लकड़ी का लिए रहते हैं कुछ ब्लॉक सा, उससे छपाई करते हैं, उससे मेहंदी लगाते हैं। उसी टाइप से लिखने का इनका होता था, उसी से ये लोग लिखते थे। जापान अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। इन आयातों के लिए चांदी और सोने में कीमत अदा करने से अर्थव्यवस्था पर भार जरूर पड़ा, जिसकी वजह से तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी। उन्होंने क्योतो के निशिजिंग में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी कदम उठाए, जिससे रेशम का आयात कम किया जा सके। निशिजिंग का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माना जाता था। देखिए, नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार का निर्माण जैसे अन्य विकास दिखते हैं कि अर्थतंत्र नई दिशाओं में विकसित हो रहा था। सामाजिक और बौद्धिक बदलावों, इसमें मिसाल के लिए प्राचीन जापानी साहित्य के अध्ययन ने लोगों को यह सवाल उठाने पर मजबूर किया कि जापान पर चीन का प्रभाव किस हद तक है, और यह तर्क पेश किया कि जापानी होने का सार चीन के संपर्क में आने से बहुत पहले का है। यह सार की कहानी जैसे कच्चे प्राचीन साहित्य में और जापान की उत्पत्ति की पौराणिक कथाओं में देखी जा सकती है। ये मिथकीय कहानियां बताती हैं कि इन द्वीपों को भगवान ने बनाया था और सम्राट सूर्य देवी के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, इस तरह की देखिए ये जो मिथ की कहानियाँ होती है, इनमें सच्चाई
तो नहीं होती है, लेकिन लोगों के द्वारा इनको बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि ना इसमें इसमें होता क्या है कि मतलब जादूगरी तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि ये चीज़ ऐसे बनी, ये चीज़ ऐसे बनी, मतलब जादू जैसा इसमें होता है, तो लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। कभी तुमने देखा है क्या जादू, मतलब कि भाई जैसे टीवी में दिखा देते हैं कि बॉल वहां पे रखी है, जादू से किसी ने उसको इधर कर दिया उधर कर दिया, या फिर वो जो जादू मूवी थी हमारी कोई मिल गया वाली, उसमें भी आपने देखा होगा, वो जादू होता है ना जो दूसरे द्वीप से आया हुआ होता है, वो किस तरीके से जादू दिखाता है, तो मतलब पसंद आता है, लोग पसंद करते हैं इन दंत कथाओं को और मिथ की कहानियों को। गैंजी की एक कथा है, इसको देख लेते हैं। मुरासाकी शिकिबू द्वारा लिखी गई हेयान राज दरबार की यह काल्पनिक डायरी द टेल ऑफ द गैंजी जापानी साहित्य में प्रमुख कथावृत्ति बन गई। इस काल में मुरासाकी जैसी अनेक लेखिकाएं उभरी। उन्होंने जापानी लिपि का इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों ने चीनी लिपि का इस्तेमाल शिक्षा और सरकार में होता था। इस उपन्यास में कुमार गैंजी की रोमांचक जिंदगी दर्शाई गई है और हेयान राजदरबार के अभिजात वातावरण की जीती जागती तस्वीर पेश की गई है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि औरतों को अपने पति चुनने और अपनी जिंदगी जीने की कितनी आज़ादी थी। अब है मैजी की पुनर्स्थापना। मेजी की पुनर्स्थापना के बारे में पढ़ते हैं अब हम। 1867 से 68 में मैजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। मैजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। देश में तरह तरह का असंतोष था, साथ ही आंतरिक व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की भी मांग की जा रही थी। इसी बीच 1853 में अमेरिका ने कॉमोडोर मैथ्यू पेरी को जापानी सरकार से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाए। जापान में अगले साल ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन से एक बड़ा बाजार देखता था। अमेरिका जो था वो चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों के लिए ईंधन लेने की जगह चाहिए थी। उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करता था, वह था हॉलैंड। पेरी के आगमन ने जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला। सम्राट की अचानक अहमियत बढ़ गई, जिसे तब तक कुछ कम राजनीतिक सत्ता मिली हुई थी। 1868 में एक आंदोलन हुआ। आंदोलन हुआ। शोगुन को जबरदस्ती से हटा दिया गया। शोगुन को क्या किया? जबरदस्ती से हटा दिया गया, जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट मेजी को एदो ले आया। एदो को राजधानी बना दिया गया। इसका नया नामकरण हुआ तोक्यो। देखिए, तोक्यो का पुराना नाम है एदो, जिसका मतलब है पूर्वी राजधानी। अधिकारीगण और लोग यह जानते थे कि कुछ यूरोपीय देश भारत व अन्य जगहों पर औपनिवेशिक साम्राज्य बना रहे हैं। ब्रितानियों के हाथों चीन की हार की खबरें फैल रही थी और इन्हें लोकप्रिय नाटकों में दर्शाया जा रहा था। इस सब के चलते लोगों में एक असली डर बन रहा था कि जापान भी उपनिवेश बनाया जा सकता है। बहुत से विद्वान और नेता यूरोप के नए विचारों को सीखना चाहते थे, बजाय उनकी उपेक्षा करने के, जैसा कि चीन में किया गया था। कुछ अन्य लोग यूरोपीय लोगों को गैर मानते हुए अपने से दूर रखना चाहते थे। हालांकि वे उनकी नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार थे। कुछ ने देश को बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे और सीमित तरह से खोलने के तर्क दिया। सरकार की फुकोहू क्योहो समृद्ध देश मजबूत सेना, फुकोहू क्योहो का मतलब क्या होता है? समृद्ध देश और मजबूत सेना के नारे के साथ नई नीति का ऐलान किया। उन्होंने यह समझ लिया
कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की जरूरत है, अन्यथा उन्हें भी भारत की तरह पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। इस कार्य के लिए उन्हें जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने की जरूरत महसूस हुई। इसके साथ ही नई सरकार ने सम्राट के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वानों का अभिप्राय है, देखिए सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वानों को क्या मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सम्राट, नौकरशाही और सेना इकट्ठे सत्ता चला सके और नौकरशाही व सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी हो। राजतांत्रिक व्यवस्था के नमूने को समझने के लिए कुछ अधिकारियों को यूरोप भेजा गया। सम्राट को सीधे सीधे सूर्य देवता का वंशज माना जाता था। देखिए मतलब इस तरीके की जगह तो इस तरीके की बातें तो हर देश में व्याप्त थी, हमें लगता है कि भारत में ही व्याप्त थी, लेकिन साथ ही उसे पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया। सम्राट का जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बन गया। यह पश्चिमी अंदाज के सैनिक कपड़े पहनने लगा। देखो सम्राट का जन्मदिन है, मतलब राजा का जन्मदिन है और तो छुट्टी का दिन मनाया जा रहा है पूरे देश में, ये कोई बात होती है भला? पहनने लगा। उसके नाम से आधुनिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिनियम जारी किए जाने लगे। 1890 की शिक्षा संबंधी राजाज्ञा ने लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक एवं साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। 1870 के दशक से नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया। 1870 के दशक में 1910 तक तकरीबन ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई वंचित ही नहीं रहा। चीन की पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। शुरू में पाठ्यचर्या पश्चिमी नमूनों पर आधारित थी, लेकिन 1870 के दशक के आते आते आधुनिक विचारों पर जोर देने के साथ साथ राज्य की प्रतिष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। शिक्षा मंत्रालय पाठ्यचर्या पर किताबों के चयन और शासकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखता था। जिसे नैतिक संस्कृति का विषय कहा गया, उसे पढ़ना जरूरी था और किताबों में माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। अब देखो अब के समय में तो ये सब चीज़ें थोड़ी क्या काफ़ी हद तक पीछे छूट गई है। नहीं तो पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तब डेली मतलब मॉरल वैल्यूज़ टीचर्स डेली बताते थे। खैर अब थोड़ा शुरू हुआ है देशभक्ति जैसा प्रोग्राम, जिससे बच्चों को भी अपने देश के जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में पता चल सके, क्योंकि किताबों से तो ज़्यादातर को हटा ही दिया गया है। जापानी भाषा एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करती है। देखिए एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करती है। इनमें से एक कांजी जापानियों ने चीनियों से 6वीं शताब्दी में ली थी, क्योंकि उनकी भाषा चीनी भाषा से बहुत अलग है। उन्होंने 2 ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का विकास भी किया, हिरागाना और कताकाना। हिरागाना नारी सुलभ समझी जाती है क्योंकि हिरांगना जो भाषा थी उसको नारी सुलभ समझा जाता था, क्योंकि हेयान काल में बहुत सी लेखिकाएं इसका इस्तेमाल करती थी। इस काल में हेयान काल में हिरांगना और काताकाना भाषा का इस्तेमाल करती थी। जैसे कि मुरासाकी, यह चीनी चित्रात्मक चिन्हों और ध्वन्यात्मक चिन्हों हिरांगना और कताकाना को मिलाकर लिखी जाती थी। शब्द का प्रमुख भाग कांजी के चिन्ह से लिखा जाता है और बाकी का हिरांगना में। ध्वन्यात्मक अक्षरमाला की मौजूदगी के चलते ज्ञान कुलीन वर्गों से व्यापक समाज में काफ़ी तेज़ी से फैल सका। 1880 के दशक में यह सुझाव दिया गया कि जापानी या तो पूरी तरह से ध्वन्यात्मक लिपि का विकास करें या कोई यूरोपीय भाषा अपना ले। दोनों में से कुछ भी नहीं किया गया। राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। प्रशासनिक इकाई में पर्याप्त राजस्व जरूरी था, जिससे स्थानीय स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रखी जा सके।
साथ ही ये इकाइयाँ सेना के लिए भर्ती केंद्रों के काम आ सके। 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य हो गया था। एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया, कानून व्यवस्था बनाई गई जो राजनीतिक गुटों के गठन को देख सके, बैठकें बुलाने पर नियंत्रण रख सके और सख्त सेंसर व्यवस्था बना सके। सेंसर का मतलब होता है कोई भी खबर छापने से पहले सरकार की अनुमति लेना। तो इन तमाम उपायों में सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया, यानी कि संविधान बनने के बावजूद यह दो गुट सरकारी नियंत्रण के बाहर रहे। लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना, इन दो अलग आदर्शों को महत्व देने के दूरगामी नतीजे हुए। सेना ने और इलाके जीतने के मकसद से मजबूत विदेश नीति के लिए दबाव डाला। इस वजह से चीन और रूस के साथ जंग हो गई। चीन और रूस की जंग हो गई। दोनों में ही जापान विजयी रहा। अधिक जनवाद की लोकप्रिय मांग अक्सर सरकार की इन आक्रामक नीतियों के विरोध में जाती थी। जापान आर्थिक रूप से विकास करता गया और उसने अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम किया। अपने देश में उसने लोकतंत्र के प्रसार को कुचला और साथ ही उपनिवेशीकृत लोगों के साथ टकराव का रिश्ता कायम किया। ये किया था जापान की बात है ये। अच्छा, हमारा एक बॉक्स रह गया था इधर, पढ़े बिना इसको पढ़ लेते हैं हम। पेरी का जहाज, लकड़ी के ब्लॉक का एक जापानी छापा। ये रहा। जापानी जिन्हें काले जहाज कहते हैं, उनकी लकड़ी के जोड़ों को कोलतार से सीलबंद किया जाता था। ठीक है, उन्हें ऐसे चित्रों और कार्टून में दिखाया गया जिसमें अजीबोगरीब विदेशियों और उनकी आदतों को दर्शाया गया है। ये चित्र जापान के खुलने के शक्तिशाली प्रतीक चिन्ह बन गए। आज विद्वान यह तर्क देते हैं कि जापान कभी बंद ही नहीं था, चूँकि उसकी पूर्वी एशिया के व्यापार में भूमिका थी और उसके लोग हॉलैंड और चीन निवासियों के लिए बाहरी दुनिया के बारे में जानते थे। ये देखिए कार्टून है, ये कोमोडोर पैरी है। ये जापानियों की निगाह में ये ऐसे थे। चलिए आगे हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण है। ये अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे किया गया। मेजी सरकारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था। इसके लिए कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। जापान की पहली रेल 1870 से 72 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई। वस्त्र उद्योग के लिए मशीन यूरोप से आयात की गई। मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया तथा साथ ही उन्हें जापानी विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ने के लिए भी भेजा गया। जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा गया। 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ और मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी कंपनियों को सब्सिडी और करों में फायदे के जरिए प्रमुख जहाज निर्माता बनने में मदद मिली। इससे जापानी व्यापार जापानी जहाज़ों में होने लगा। जायबात्सु बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जिन पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण था। देखिए जायबात्सु क्या है, ये बड़ी व्यापारिक संस्थाएं हैं जिन पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण था। जायबात्सु का प्रभुत्व पूरे दूसरे विश्व युद्ध तक अर्थव्यवस्था पर बना रहा। 1872 में जनसंख्या 3.5 करोड़ थी, जो 1920 में 5.5 करोड़ हो गई। जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। पहले उत्तरी टापू
होकाइदो की ओर, जो काफ़ी हद तक स्वतंत्र इलाका था और जहां आइनू कहे जाने वाले देशी लोग रहते थे। फिर हवाई और ब्राज़ील और जापान के बढ़ते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य की तरफ उद्योग के विकास के साथ लोग शहरों में आए। 1925 तक 21% जो जनता थी वो शहरों में रहती थी। 1935 तक यह बढ़कर 32% हो गई और 2.25 करोड़ 32% 2.25 करोड़। इसके बाद है औद्योगिक मजदूर। औद्योगिक मजदूरों की संख्या 1870 में 7 लाख से बढ़कर 1913 में 40 लाख तक पहुंच गई। अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें 5 से कम लोग थे और जिनमें मशीनों और विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता था। इन आधुनिक कारखानों में काम करने वालों में आधे से ज़्यादा महिलाएं थीं। 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने ही किया था। देखिए, पहली आधुनिक हड़ताल 1886 में, इनका आयोजन महिलाओं ने ही किया था। महिलाएं पहले से ही जागरूक हैं, वो अलग बात है कि इनको थोड़ा दबा कर रखा जाता है। खैर, समय बदल भी रहा है, अब ऐसा बहुत कम परिवारों में रह गया है। 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन 1930 के दशक में आकर ही पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हुई थी, नहीं तो महिलाओं की संख्या ही ज़्यादा थी। कारखानों में मजदूरों की संख्या भी बढ़ने लगी। 100 से ज़्यादा मजदूर वाले कारखानों की संख्या 1909 में 1000 थी। 1920 तक आते आते इनकी संख्या 2000 से ज़्यादा हो गई। 1930 के दशक में यह 4000 पहुंच गई और इसके बावजूद 1940 में 5,50,000 कारखानों में 5 से कम मजदूर काम करते थे। इससे परिवार केंद्रित विचारधारा बनी रही। उसी तरह जिस तरह राष्ट्रवाद को मजबूत पैतृक व्यवस्था का सहारा था, जहां सम्राट परिवार का कुलपति माना जाता था। उद्योग के तेज और अनियंत्रित विकास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश हुआ। संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य तनाको शोजो ने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा, जब 800 गांववासी जन विरोध में इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। आक्रामक राष्ट्रवाद है। मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था, आप इसको नोट डाउन करिएगा, और उसने डाइट बनाई थी जिसके अधिकार सीमित थे। जापानियों ने संसद के लिए इस जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया था। जापान की संसद को डाइट कहा जाता था क्योंकि उनकी कानूनी सोच जर्मनी की सोच से प्रभावित हुई। शाही पुनः स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। 1918 और 1931 के दरमियान जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद बनाए। इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भुलाकर बनाई गई राष्ट्रीय एकता मंत्री परिषदों के हाथों अपनी सत्ता खो दी। सम्राट सैन्य बलों का कमांडर था और 1890 से यह माना जाने लगा था कि थल सेना और नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र है। 1899 में प्रधानमंत्री ने आदेश दिए कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं। सेना को मजबूत बनाने की मुहिम और जापान के उपनिवेश देशों की वृद्धि इस डर से जुड़े हुए थे कि जापान पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर है। इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ और सैन्य बलों को अधिक धन देने के लिए वसूले जाने वाले उच्चतर करों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाने में इस्तेमाल किया गया। अगला पॉइंट है हमारा पश्चिमीकरण और परंपरा। जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी बुद्धिजीवियों की अनुक्रमिक पीढ़ियों के विचार अलग अलग थे। कुछ के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश सभ्यता की ऊंचाइयों पर थे जहां जापान पहुंचने की आकांक्षा रखता था। फुकुजावा युकिजी मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। यान
यानी जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। अगली पीढ़ी ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए और कहा कि राष्ट्रीय गर्व देशी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। दर्शन शास्त्री मियाके सैत्सुरे ने यह तर्क पेश किया कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए। अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना, अपने को विश्व को समर्पित करना, इसकी तुलना में बहुत से बुद्धिजीवी पश्चिमी उदारवाद की तरफ आकर्षित थे और वे चाहते थे कि जापान अपना आधार सेना की बजाय लोकतंत्र पर बनाए। संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जनवादी अधिकारों के आंदोलनों के नेता उएकी एमोरी फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जन प्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सके। व्यवस्था से ज़्यादा कीमती चीज़ है आज़ादी। कुछ दूसरे देशों ने तो महिलाओं के मताधिकार की भी सिफारिश की। इस दबाव ने सरकार को संविधान की घोषणा करने पर बाध्य किया। इसके पहले हम ये बॉक्स पढ़ लेते हैं जो हमने छोड़ा था। फुकुजावा युकीजी, ये कौन थे, इनके बारे में है ये। फुकुजावा युकीजी जो थे, इनका जन्म एक गरीब सामुराई परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा नागासाकी और ओसाका में हुई। उन्होंने डच और पश्चिमी विज्ञान पढ़ा और बाद में अंग्रेजी भी पढ़ी। 1860 में वे अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में अनुवादक के रूप में गए। इससे उन्हें पश्चिम पर किताब लिखने के लिए बहुत कुछ मिला। उन्होंने अपने विचार क्लासिकी नहीं बल्कि बोलने चालने के अंदाज में लिखे। यह किताब बहुत ही लोकप्रिय हुई। उन्होंने एक शिक्षा संस्थान स्थापित किया जो आज केओ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वे मोरोकुशा संस्था के मुख्य सदस्यों में से थे। ये संस्था पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करती थी। अपनी एक किताब ज्ञान के लिए प्रोत्साहन में उन्होंने जापानी ज्ञान की कड़ी आलोचना की है। जापान के पास प्राकृतिक दृश्यों के अलावा गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने आधुनिक कारखानों व संस्थाओं के अलावा पश्चिम के सांस्कृतिक सारतत्व को भी बढ़ावा दिया, जो कि उनके मुताबिक सभ्यता की आत्मा है। उसके जरिए एक नया नागरिक बनाया जा सकेगा। उनका सिद्धांत था कि स्वर्ग ने इंसान को इंसान से ऊपर नहीं बनाया, ना ही इंसान को इंसान के नीचे बनाया है। अगला पॉइंट है हमारा रोजमर्रा की जिंदगी। जापान एक आधुनिक समाज में रूपांतरण रोजाना की जिंदगी में आए बदलावों को भी देखा जा सकता है। पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध होते गए परिवार के बारे में नए विचार फैलने लगे। नया घर, जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए होमू कहते थे, नए घर को जापानी होमू कहते थे। इसका संबंध मूल परिवार से था, जहां पति पत्नी साथ रहकर कमाते थे और घर बसाते थे। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नए तरह के घरेलू उत्पादों, नए किस्म के परिवार मनोरंजन और नए प्रकार के घर की मांग पैदा की। 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों ने शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन माहवार की किश्तों पर लोगों को सस्ते मकान मुहैया कराए। यह एक ऐसे समय में जब एक बैंक कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की तनख्वाह 40 येन प्रति माह थी। ठीक है, ये येन जो है जापान की मुद्रा। कार क्लब। मोगा आधुनिक लड़की के लिए संक्षिप्त शब्द है। मोगा जो है आधुनिक लड़कियों के लिए मोगा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। यह 20वीं सदी में लिंग बराबरी, विश्वजनीन
संस्कृति, विश्वजनीन संस्कृति और विकसित अर्थव्यवस्था के विचारों के एक साथ आने की सूचक है। नए मध्यम वर्ग परिवारों ने आवागमन और मनोरंजन के लिए नए तरीकों का लुत्फ उठाया। शहरों में बिजली की ट्रामों के साथ परिवहन बेहतर हुए। 1870 से जनता के लिए बाग बनाए गए और बड़ी दुकानें, डिपार्टमेंट स्टोर बनने लगी। टोक्यो में गिंजा गिनबुरा के लिए एक फैशनेबल इलाका बन गया। गिनबुरा शब्द गिंजा और बुरबुरा मिलाकर बनाया गया है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, जो हमारा गिनबुरा शब्द है, गिनबुरा शब्द ये किससे बना है? गिंजा और बुरबुरा से मिलकर बना है। बुरबुरा का अर्थ है बिना किसी लक्ष्य के घूमने वाला। 1925 में पहला रेडियो स्टेशन खुला। अभिनेत्री मात्सुई सुमाको इब्सन के नाटक एक गुड़िया का घर में नोरा का बेहतरीन किरदार निभाकर राष्ट्रीय स्तर की तारिका बन गई। 1899 में फिल्में बनने लगी और जल्द ही दर्जन भर कंपनियां सैकड़ों की तादाद में फिल्में बनाने लगी। यह दौर औज से भरा हुआ था और इस दौरान सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार के पारंपरिक मानकों पर सवाल उठाए गए। आधुनिकता पर विजय। सत्ता राष्ट्रवाद को 1930 के दौरान बढ़ावा मिला। सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930 से 40 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ छेड़ी। ये लड़ाइयाँ दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गई, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। इस दौर में सामाजिक नियंत्रण में वृद्धि हुई। असहमति प्रकट करने वालों पर जुल्म ढाए गए और उन्हें जेल भेजा गया। देशभक्तों की ऐसी संस्थाएं बनी जो युद्ध का समर्थन करती थीं। इनमें महिलाओं के कई संगठन थे। 1943 में एक संगोष्ठी हुई, आधुनिकता पर विजय 1943 में हुई थी, 1943 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इसमें जापान के सामने दो दुविधा थी, उस पर चर्चा हुई, यानी आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई जाए। संगीतकार मोरोई साबुरो ने सवाल उठाया कि संगीत को ऐंद्रिक उद्दीपक की कला से वापस लाकर आत्मा की कला के रूप में उसका पुनर्वास कैसे किया जाए। वे पश्चिमी संगीत को नकार नहीं रहे थे, वे ऐसी राह खोज रहे थे जहां जापानी संगीत को पश्चिमी वादों पर बजाए या दोहराए जाने से आगे ले जाया जा सके। दर्शन शास्त्री निशिताजी केजी ने आधुनिक को 3 पश्चिम धाराओं के मिलन और एकता से परिभाषित किया: पुनर्जागरण, प्रोटेस्टेंट सुधार और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। उन्होंने कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा ने उसे एक उपनिवेश बनने से बचा लिया और जापान का फर्ज बनता है कि एक नई विश्व पद्धति, एक विशाल पूर्वी एशिया के निर्माण का। इसके लिए एक नई सोच की जरूरत है जो विज्ञान और धर्म को जोड़ सके। अब ये जो है, यह शब्द नैतिक ऊर्जा है शब्द जर्मन दर्शन शास्त्री रांके से लिया गया है। ये क्या है? अच्छा, ये क्रियाकलाप है। हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और इसका जो आगे का पार्ट है, आधा चैप्टर जो है हमारा, वो हम अपनी अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक बच्चों आप देखते रहिए अपना चैनल कलावर्ग, और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, फ़ायदेमंद लगता है, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू बच्चों।